हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एग्जाम बार में। आज 22 सितंबर है और 22 सितंबर के करंट अफेयर पे जिन टॉपिक्स को हम डिटेल में देखने वाले हैं उसमें हम सबसे पहले बात करेंगे नई संसद भवन के बारे में कि ये चर्चा में क्यों चल रहा है। ये चर्चा में इसलिए चल रहा है क्योंकि नई संसद भवन में हमारे माननीय सांसद लोग प्रवेश कर चुके हैं। अब जब प्रवेश किए होंगे तो किसी न किसी गेट से किए होंगे, द्वार से किए होंगे, तो इन द्वार के जो है कुछ नाम रखे गए हैं और ये नाम आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। हम बात करेंगे संयुक्त राष्ट्र के सिट्रल के बारे में। यूएन सिट्रल ये क्या है, ये चर्चा का केंद्र कल से क्यों बना हुआ था, इसके बारे में बात करेंगे। और साथ ही आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, जानेंगे कि भारत का परफॉर्मेंस इसमें कैसा रहा है। नर्मदा नदी और अंबालीपुरा झील, अंबालीपुरा लेक, ये दो जो है आपके ज्योग्राफी के सेक्शन से करंट अफेयर बन रहे हैं और इससे इंपॉर्टेंट प्रश्न यहां पे बनाए जा सकते हैं क्योंकि ये चर्चा में चल रहे हैं। और दोस्तों, हमने 1 सितंबर को बताया था और 1 से 22 सितंबर को आ गया कि नोटिफिकेशन से पहले आप लोग प्रयास करिए कि 50 से 60% तक आपका पाठ्यक्रम जो है, सिलेबस जो है कंप्लीट हो जाए। लेकिन मैं श्योर हूं कि अभी तक बहुत कम लोग होंगे जो इस पे जो है अमल किए होंगे। आपको करना कुछ नहीं है, अभी भी समय है। आप डेली एक नया अपने लिए टॉपिक पढ़िए, जैसे कि डेली पढ़िए, मौर्य काल हो गया या तो गुप्त काल हो गया, कुछ ना कुछ रिवीजन करते रहिए। रिवीजन के लिए मैं इसलिए फोर्स करता हूं क्योंकि होता क्या है कि हम आगे पढ़ते चले जाते हैं और हमको लगता है कि हम पीछे पढ़ लिए हैं, लेकिन वहां पे ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जो कि हमारे दिमाग से फ्लिप कर जाते हैं। तो आप लोग रिवीजन जरूर करा करिए, रिवीजन पे मैं इसीलिए फोर्स देता हूं। चलिए शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर के प्रश्न के साथ। हाल ही में जारी विश्व की आर्थिक स्वतंत्रता 2021 वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार आर्थिक स्वतंत्रता की सूची में भारत किस स्थान पर है? अकॉर्डिंग टू द रिसेंटली रिलीज्ड इकोनॉमिक फ्रीडम ऑफ द वर्ल्ड 2021 एनुअल रिपोर्ट, व्हाट पोजीशन डज इंडिया रैंक इन द लिस्ट ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम? आपके ऑप्शन है 84वां, 85वां, 86वां, 87वां। तो अगर आपको इसका राइट आंसर पता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें और इसका आंसर मैं करंट अफेयर के बीच में ही, जब ये टॉपिक आएगा तो वहां पे इसका आंसर आपको मिल जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर की, आज के दिवस के साथ। आज 22 सितंबर है और आज वर्ल्ड राइनो डे मनाया जाता है, विश्व गैंडा दिवस आज हम मनाते हैं। अच्छा, आपने ये ध्यान दिया होगा कि मैं प्रतिदिन, देखिए प्रतिदिन कोई ना कोई तो दिवस होता है, लेकिन मैं प्रतिदिन दिवस के बारे में नहीं बताता हूं। जो इंपॉर्टेंट होता है मैं सोचता हूं उसी के बारे में बताया जाए। तो मैं ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि आप ध्यान दिए होंगे कि अगस्त के माह में बिहार ने यह घोषणा किया था कि गैंडों के संरक्षण के लिए राइनो टास्क फोर्स का गठन करेगा, जो कि अपनी तरह का यह भारत में पहला टास्क फोर्स होगा। इसलिए वर्ल्ड राइनो डे जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए डिटेल में बात करते हैं। यह दिन गैंडे की प्रजाति को समर्पित है। इस दिन गैंडों की विभिन्न प्रजातियों जैसे सुमात्रा राइनो, जावना राइनो, ब्लैक राइनो, व्हाइट राइनो और ग्रेटर एक सिंग वाले राइनो के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए कई कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। वर्ल्ड राइनो डे की घोषणा जो है वो पहली बार वर्ष 2010 में विश्व वन्यजीव कोष दक्षिण अफ्रीका द्वारा की गई थी और इसके बाद वर्ष 2011 में इसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाने लगा। आगे बात करते हैं कि भारत इसके लिए क्या संरक्षण का प्रयास कर रहा है। तो न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन ऑन एशियन राइनोज लाया गया था। कब लाया गया था? 2019 में लाया गया था, जिसमें 5 देश पार्टिसिपेट किए थे, भारत, भूटान, नेपाल, इंडोनेशिया और मलेशिया। इन्होंने राइनोस की प्रजातियों के संरक्षण एवं सुरक्षा के लिए इस पर हस्ताक्षर किया था। तो कब लाया गया था? 2019 में लाया गया था, इसको आप ध्यान रखे रहिएगा। और साथ ही राष्ट्रीय राइनो संरक्षण नीति, इसको भी वर्ष 2019 पर लाया गया था, शुरुआत किया गया था, जो कि बड़े सींग वाले गैंडों के संरक्षण के लिए शुरू किया गया था। और आपको पता ही है कि बिहार जो है, बिहार में गैंडों के संरक्षण के लिए राइनो टास्क फोर्स का गठन किया गया है। अब चलिए बात करते हैं आज के करंट अफेयर के वन लाइनर की। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पहला पॉइंट है कि केरल को भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने निपाह वायरस के निदान के लिए ट्रूनेट परीक्षण का उपयोग करने की मंजूरी दे दी है। एग्जाम में अक्सर आप ये मतलब कि ऐसे प्रश्न देखते होंगे कि ट्रूनेट परीक्षण का संबंध किस बीमारी से है या तो किस वायरस से है। तो आपको ध्यान देना होगा कि यहां पे जो हाल ही में चर्चा में रहा है ट्रूनेट परीक्षण, उसका संबंध निपाह वायरस के लिए है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। भारत ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए कनाडा के नागरिकों के लिए ई वीजा सहित वीजा सेवाओं की अस्थायी रूप को निलंबित कर दिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू
ने ग्रेटर नोएडा में इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में उत्तर प्रदेश के पहले इंटरनेशनल ट्रेड शो का उद्घाटन किया है। यह 21 से 25 सितंबर तक आयोजित किया जाएगा। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने नई दिल्ली में किसान ई मित्र पीएम किसान एआई चैटबोट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट चैटबोट की शुरुआत की है। आगे बात करते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, भारत के राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग को 10 वर्षों के कार्यकाल के लिए प्रतिष्ठित वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेडिकल एजुकेशन WFME मान्यता का दर्जा दिया गया है। तो ध्यान देना है आपको, यहां पे कितने वर्षों के लिए दिया गया है, 10 वर्षों के लिए दिया गया है। अब जब ये मान्यता मिल गई है राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के द्वारा, तो अब इससे होगा क्या, तो इससे ये होगा कि जो भारतीय चिकित्सा स्नातक हैं, मतलब कि जो डॉक्टरेट की उपाधि ले चुके हैं, को अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसे अन्य देशों में पीजी ट्रेनिंग और प्रैक्टिस करने की जो है मतलब कि उनको जो है पीजी करने और प्रैक्टिस करने का सुविधा वहां पे मिल गया है। तो ये जो है हमारे डॉक्टर लोग जो भी एमबीबीएस किए हुए हैं उनके लिए ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, मतलब कि उनके लिए ये खुशी की खबर है कि राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग को 10 वर्षों के लिए ये मान्यता दे दिया गया है। तो इंपॉर्टेंट होगा 10 वर्ष, इसको आप ध्यान रखे रहिएगा। आगे बात करते हैं, सिंगापुर भारत वार्षिक नौसैनिक समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास सिम्बैक्स भारतीय नौसेना और सिंगापुर गणराज्य की नौसेना के बीच आयोजित किया जा रहा है। स्विट्जरलैंड की संसद के निचले सदन ने चेहरा ढकने वाली पोशाक, जिसे हम बुर्का भी कहते हैं, पर प्रतिबंध लगाने की मंजूरी दे दी है और नियम तोड़ने वाले पर 1000 स्विस फ्रैंक यानी कि करीब करीब 92,000 रुपए तक का जुर्माना लगेगा। तो ध्यान रखना है आपको, स्विट्जरलैंड देश ने ऐसा किया है। भारतीय तटरक्षक प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रहरी ने अपनी 4 दिवसीय यात्रा के अंतिम दिन बैंकॉक, जो कि थाईलैंड में है, टोई बंदरगाह पर एक व्यापक पॉल्यूशन रिस्पांस टेबल टॉप अभ्यास किया है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा, टोई बंदरगाह का संबंध कहां से है, थाईलैंड से है। अब वहां पे पॉल्यूशन रिस्पांस टेबल टॉप अभ्यास में कौन शामिल हुआ है, भारतीय तटरक्षक प्रदूषण नियंत्रण पोत, जिसका नाम है समुद्र प्रहरी। अब आगे बात करते हैं, सामुदायिक खुशी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से असम में बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र में शांति और खुशी का एक स्कूल स्थापित किया जाएगा। बोडोलैंड ज्ञान घोषणा 2023 के हिस्से के रूप में बीटीआर में शांति और खुशी का एक स्कूल स्थापित किया जाएगा, जिसे मार्च 2023 में कोकराझार में आयोजित पहले बोडोलैंड अंतर्राष्ट्रीय ज्ञान महोत्सव में अपनाया गया था। तो शांति और खुशी का स्कूल कहां पे स्थापित किया जाएगा, असम में स्थापित किया जाएगा, इसको आप ध्यान रखे रहिए। इंडिया ग्लोबल फोरम और वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट ने उभरती अर्थव्यवस्था कार्यक्रम विकसित करने के लिए एक आशय पत्र पर हस्ताक्षर किया है। यह कार्यक्रम सरकारी अधिकारियों, व्यापारिक नेताओं, अर्थशास्त्रियों और विशेषज्ञ सहित प्रमुख पक्षों को सतत आर्थिक वृद्धि, भू आर्थिक दृष्टिकोण और नवाचार समाधान पर उच्च स्तरीय चर्चा में सहायता प्रदान करेगा। आगे बात करें, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य में किसानों के लिए औपचारिक रूप से मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना का शुभारंभ किया है। यह योजना किसानों को सिंचाई के लिए विद्युत खंबे के 200 मीटर के अंदर 3 हॉर्स पावर या उससे अधिक तक के स्थायी पंप कनेक्शन दिए जाएंगे। आगे बात करें, राष्ट्रीय सिनेमा दिवस 2022 की अपार सफलता से उत्साहित होकर मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया और देश भर के सिनेमा घर इस वर्ष 13 अक्टूबर को राष्ट्रीय सिनेमा दिवस के रूप में मनाएंगे। तो राष्ट्रीय सिनेमा दिवस जो है पहली बार कब मनाया गया था, 2022 में मनाया गया था, इसको आप ध्यान रखिएगा। और जो इस साल मनाया जाएगा वो 13 अक्टूबर को मनाया जाएगा। तो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखे रहिएगा। आगे बात करते हैं, क्रिकेट से न्यूज है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने घरेलू और अंतरराष्ट्रीय सीजन 2023-26 के लिए एसबीआई लाइफ को बीसीसीआई के आधिकारिक भागीदारों में से एक घोषित किया है। किसको किया है, एसबीआई लाइफ को किया है। इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखे रहिए। एशियाई खेल 2023 में भारतीय ओलंपिक संघ ने भारतीय दल का नेतृत्व करने के लिए एक नहीं बल्कि 2 ध्वजवाहक हरमनप्रीत सिंह और लवलीना बोरगोहेन, दोनों इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पहली बार है जबकि 2 ध्वजवाहक होंगे किसी भी ओलंपिक संघ के गेम में, को रखने का फैसला लिया है। एशियाई खेल 2023 में रिकॉर्ड तोड़ भारतीय दल दिखाई देगा, जिसमें कुल 655 एथलीट देश का प्रतिनिधित्व करेंगे और यह एशियाई खेल में भाग लेने वाला अब तक का सबसे बड़ा भारतीय दल है, जो खेल के क्षेत्र में देश की बढ़ती प्रमुखता को दर्शाता है।
आगे बात करते हैं डिटेल में कि ये नई संसद भवन चर्चा का केंद्र क्यों बना हुआ था। तो न्यूज ये है कि इस संसद भवन में जो 6 गेट हैं, इनके नाम प्राणियों के नाम पर रखे गए हैं, जिनमें कुछ के वास्तविक और कुछ के पौराणिक हैं। इनके नाम गज द्वार, अश्व द्वार, गरुड़ द्वार, मकर द्वार, शार्दुल द्वार और हंस द्वार हैं। मैं चाहता तो मैं इस न्यूज को जो है सिंगल लाइन मतलब कि वन लाइनर भी बना सकता था, लेकिन यहां पे आपको डिटेल में जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप देखोगे कि वहां से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स निकल के कैसे आएंगे। तो गज द्वार के बारे में जानते हैं। गज द्वार को उत्तरी औपचारिक प्रवेश द्वार पर रखा गया है। इसका नाम हाथी के नाम पर रखा गया है, जो कि स्मृति, बुद्धि, धन और ज्ञान का प्रतीक है। अश्वद्वार, अश्वद्वार नाम घोड़े के नाम पर रखा गया है। यह कोणार्क के सूर्य मंदिर परिसर से प्रेरित है। तो देखिए, अब कोणार्क का सूर्य मंदिर एक बार G20 में भी चर्चा में आया था और यहां पे भी चर्चा में है, तो आप इसके इतिहास पर जरूर ध्यान दीजिएगा, जिसे पूर्वी गंगा राजवंश के नरसिम्हा देव प्रथम द्वारा लगभग 1250 ईस्वी के आसपास स्थापित किया गया था। यह शक्ति और साहस का प्रतीक है, जिनकी शासन व्यवस्था में आवश्यकता है। अब बात करते हैं तीसरे गरुड़ द्वार के बारे में। तो गरुड़ द्वार पक्षियों के राजा गरुड़ के नाम पर रखा गया है। गुप्तकालीन सिक्कों पर गरुड़ विष्णु के साथ दिखाई देते हैं। यह शक्ति धर्म का प्रतीक है। अब देखिए, गुप्त काल की बात आ गई, तो गुप्त काल का रिवीजन जरूर करिए आप लोग। इनके शासन प्रशासन, इनके राजा के नाम जो है जरूर देखिए, इनका क्रम भी जरूर याद करिए, क्योंकि क्रम भी एग्जाम में कभी कभी पूछ लेता है। इसीलिए मैं कभी कभी छोटे छोटे टॉपिक भी जो है डिटेल में बताना बहुत जरूरी समझता हूं। चलिए आगे बात करते हैं मकर द्वार के बारे में। मकर द्वार का नाम एक समुद्री जीव के नाम पर रखा गया है, जो विभिन्न जानवरों का एक कॉम्बिनेशन है। पश्चिम सार्वजनिक द्वार प्रवेश द्वार पर लगी मूर्ति कर्नाटक के हिले बिंदु में 12वीं सदी के होयसलेश्वर मंदिर, जो कि अभी ही यूनेस्को के विश्व विरासत धरोहर सूची में आया था, तो उससे यह प्रेरित है। तो देखिए कितना इंपॉर्टेंट फैक्ट यहां से निकल के आ रहा है। तो आपको इसके बारे में हिस्ट्री में डिटेल में पढ़ना चाहिए। अब बात करते हैं शार्दुल द्वार के बारे में। 5वें द्वार का नाम अन्य प्राणी शार्दुल के नाम पर रखा गया है, जो कि एक पौराणिक प्राणी है, जो शरीर से शेर होता है, लेकिन सिर घोड़े, हाथी या तोते का होता है। यह शक्ति और अनुग्रह के संतुलन का प्रतिनिधित्व करता है। हंस द्वार के बारे में बात करें, जो कि छठा द्वार है। यह प्रतिमा, हंस द्वार का नाम हंस के नाम पर रखा गया है। यह प्रतिमा 15वीं शताब्दी के विजय विट्ठल मंदिर हम्पी कर्नाटक से प्रेरित है। हंस द्वार आत्मबोध और ज्ञान का प्रतीक है। हंस को अक्सर विजयनगर वास्तुकला में स्तंभों पर सजावटी रूपांकन के रूप में उपयोग किया गया देखा गया। तो देखिए, आपको यहाँ पे विट्ठल मंदिर में मिल गया एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, और दूसरा विजयनगर वास्तुकला। तो आपको हिस्ट्री के ऐसे ही फैक्ट्स जो है करंट अफेयर से जोड़कर जो है पढ़ने चाहिए, और वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। देखिए, मेरा काम है बताना, अब वो एग्जाम में आए या ना आए ये तो भगवान ही जानता है, लेकिन इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि ये चीजें करंट में चल रही होती हैं। तो चलिए आगे बात करते हैं अब यूएन सिट्रल के बारे में। ये न्यूज में क्यों था? तो न्यूज ये है कि हाल ही में भारत ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानून पर संयुक्त राष्ट्र आयोग के उद्घाटन दक्षिण एशिया सम्मेलन की मेजबानी की है, इसलिए ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो यूएन सिट्रल की मेजबानी किसने की है? भारत ने की है, इसको आप ध्यान रखिए रहिएगा। इसकी स्थापना वर्ष 1966 में की जाती है और मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में है। अब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानून पर संयुक्त राष्ट्र आयोग के बारे में बात कर लेते हैं। यह संयुक्त राष्ट्र प्रणाली में प्रमुख कानूनी इकाई है जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानून के लिए समर्पित है। यह सार्वभौमिक सदस्यता वाला एक कानूनी निकाय है जो दुनिया भर में वाणिज्यिक कानून सुधार में विशेषज्ञता रखता है। यह वकीलों का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो दुनिया भर में व्यापार कानून को बदलने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। अच्छा, ये और ज्यादा इंपॉर्टेंट तब हो जाता है आपके एग्जाम के लिए, खासतौर से यूपी के लिए, क्योंकि अभी यूपी प्रशासन और वकीलों में किसी मुद्दे को लेकर बहुत ज्यादा गर्मा गर्मी हो गई थी, जिसके कारण वकील लोग हड़ताल में चले गए थे और ये हड़ताल बहुत दिनों तक चली है। तो इसलिए आप जो है यूएन सिट्रल के बारे में डिटेल में जानते रहिए। आगे बात करते हैं। यूएन सिट्रल का मुख्य उद्देश्य कानूनी ढांचे और उपकरण विकसित करके सीमा पार वाणिज्यिक लेन देन में निष्पक्षता, पारदर्शिता और दक्षता को बढ़ावा देना है। भारत शुरुआत से ही यूएन सिट्रल का सदस्य रहा है और पहले 29 सदस्य देशों में से एक है।
सम्मेलन का उद्देश्य यूएन सेंट्रल के साथ भारत की भागीदारी को मजबूत करना और यूएन सेंट्रल न्यायपालिका, नौकरशाही, शिक्षा और कानूनी बिरादरी के बीच बातचीत को प्रोत्साहित करना है। अब आगे बात करते हैं आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक के बारे में। तो न्यूज ये थी कि कनाडा के फ्रेजर इंस्टीट्यूट द्वारा विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021 की जो वार्षिक रिपोर्ट है वो नई दिल्ली स्थित थिंक टैंक सेंटर फॉर सिविल सोसाइटी के संयोजन में भारत में जारी की गई ये न्यूज थी, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट होता है। वर्ष 1980 से अब तक भारत की रेटिंग में 4.90 से 6.62 का सुधार हुआ है। भारत पूर्ण रूप से काफी सुधार कर रहा है, लेकिन अन्य देशों की तुलना में पर्याप्त नहीं है। भारत सूचकांक में 87वें स्थान पे है। यही आज का आंसर है, आपको इसको नोट करना होगा। जबकि पिछले वर्ष की रैंकिंग की बात करें तो वर्ष 2022 में ये 86वें स्थान पे था। भारत को चीन से ऊपर का स्थान दिया गया है, जो कि 111वें स्थान पे है। चीन का स्थान जो है इस सूची में 111वां है। अब आगे बात करते हैं शीर्ष देशों की। तो पहले नंबर पे सिंगापुर है, दूसरे नंबर पे हांगकांग है, तीसरे नंबर पे स्विट्जरलैंड, चौथे नंबर पे न्यूजीलैंड और पांचवें नंबर पर अमेरिका है। तो 5 तक इंपॉर्टेंट है, बाकी तो ये जो मैं आपको पीडीएफ में प्रोवाइड करा दूंगा। तो पहले नंबर पे सिंगापुर है, इसको आप ध्यान रखे रहिएगा। वेनेजुएला को आखिरी स्थान दिया गया है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर व्यापार करने की स्वतंत्रता के मामले में भारत 165 देशों में 114वें स्थान पर है और विनियमन, जिसे हम रेगुलेशन कहते हैं, में 116वें स्थान पर है। इसको भी आप ध्यान रखे रहिए। अब आगे बात करते हैं नर्मदा नदी से न्यूज क्या आ रही थी। तो हो क्या रहा है कि गुजरात में बाढ़ आ रही है। किसकी वजह से आ रही है? बारिश के कारण आ रही है, जिसके कारण नर्मदा नदी में बाढ़ आ गई, जिससे हजारों लोग जो है विस्थापित हुए हैं। तो जब ऐसी कंडीशन बनती है तो नर्मदा नदी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, उसके बारे में हम देख लेते हैं। ये पश्चिम में बहने वाली बड़ी नदियों में से एक है, जो उत्तर में विंध्य पर्वतमाला और दक्षिण में सतपुड़ा पर्वतमाला के बीच एक दरार घाटी रिफ्ट वैली से होकर बहती है। यह मध्य प्रदेश में अमरकंटक के निकट मैकाल पर्वतमाला से निकलती है। कैम्बे की खाड़ी तक पहुंचने से पहले यह एमपी, महाराष्ट्र और गुजरात से होकर बहती है। आगे बात करें, जबलपुर के पास ये एक जलप्रपात बनाती है धुआंधार, जिसका नाम है, कई बार एग्जाम में पूछ चुका है, और यह भारत की 5वीं सबसे बड़ी नदी है। तो ऐसे जो फैक्ट होते हैं ना, वो स्टेटमेंट वाले प्रश्नों के लिए जो है इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इसको आप ध्यान रखे रहिएगा। अगर हम इसकी ट्रिब्यूटरी के बारे में बात करें तो हिरन, ओरसांग, बरना और कोलार आदि इसकी जो है ट्रिब्यूटरी हैं। नर्मदा बेसिन में उल्लेखनीय बांधों में सरदार सरोवर बांध, रानी अवंतीबाई सागर बांध और महेश्वर बांध भी शामिल है। तो ये बांध भी जो है एग्जाम में आते हैं, इसको आप ध्यान रखे रहिएगा। अब आगे बात करते हैं अंबालीपुरा झील से कि क्या न्यूज है। तो न्यूज ये है कि बेंगलुरु में, तो अंबालीपुरा झील कहां पे स्थित है? बेंगलुरु में है, इसको आप ध्यान रखे रहिएगा। बेंगलुरु में निचली अंबालीपुरा झील इस बात का सबूत है कि जनता के संयुक्त प्रयासों से एक जलाशय के चारों ओर एक संपन्न और टिकाऊ परिस्थिति तंत्र बन सकता है। लेकिन पिछले हफ्ते हजार मछलियों की मौत ने यह संदेह पैदा कर दिया कि अनौपचारिक सीवेज झील में प्रवेश कर रहा है। तो देखिए, सिंपल सी न्यूज है, लेकिन इंपॉर्टेंट यह है कि अंबालीपुरा झील लेक से अक्सर प्रश्न देखे जाते हैं। तो अंबालीपुरा झील कहां पे है? बेंगलोर में है, इसको आप ध्यान रखे रहिएगा। 7 एकड़ की झील को वर्ष 2008-9 में 56 लाख रुपए की लागत से बृहद बेंगलुरु महानगर पालिका द्वारा बहाल किया गया था। झील से गांध निकाली गई थी और अतिरिक्त वनस्पति हटा दी गई है। इसमें एक आर्द्र भूमि भी है जो वनस्पतियों और जीवों के आवास के रूप में कार्य करती है। तो दोस्तों, ये तो रहा आज का करंट अफेयर। अगर आपको ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट लग रहा है तो आप इसका पीडीएफ आज मैं टेलीग्राम पे जितने भी पीडीएफ रह गए हैं उसको मैं अपलोड कर दूंगा। आप अपने दोस्तों से जरूर शेयर करना और अपने दोस्तों को चैनल का लिंक दें, उनसे बोलें कि देखो ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताते हैं। चलते हैं, मिलते हैं अपने अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।